लोक प्रशासन विषय के बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों का उनकी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर महेश कोटवाल। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपकी जो इस लोक प्रशासन विषय की जो क्लास चल रही वीडियो क्लास, इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं आपके सेकंड पेपर भारत में लोक प्रशासन के अंतर्गत। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है भारतीय लोक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमने हमारे जो ये टॉपिक है आपका भारतीय लोक प्रशासन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसका हमने 4 भागों में हम इसका अध्ययन कर चुके हैं। तो ये चौथा भाग है उसी श्रृंखला में। और इसके अंतर्गत पहले भागों में हमने प्राचीन कालीन प्रशासन का अध्ययन किया था, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का, गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का और राजपूतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का। और इससे पहले हमने अध्ययन किया था सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था का। तो आज की हमारी जो टॉपिक है, इसमें हम अध्ययन करेंगे, आज की हमारी इस वीडियो क्लास में हम अध्ययन करेंगे मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था जो स्नेह सल्तनत काल के पश्चात जो भारतीय शासन की जो बागडोर है, भारतीय शासन मुगल सम्राटों के हाथों में आ गया। और मुगल सम्राटों ने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी ज्ञान और अपनी आकांक्षाओं के अनुसार जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन किए। विशेष रूप से यह परिवर्तन अकबर द्वारा किए गए, जिन्हें शाहजहाँ और जहांगीर और शाहजहाँ ने में भी अपने नवीन परिवर्तनों के साथ इस प्रशासनिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया। सम्राट अकबर ने अपनी विलक्षण एवं उच्च प्रशासनिक क्षमता से अनेक नए प्रशासनिक कदमों की शुरुआत करके प्रशासनिक व्यवस्था को, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को, मुगल वंश को मजबूती प्रदान की और शक्तिशाली उसे बनाया। मुगल काल में जो प्रशासनिक क्षेत्र थे उसमें सत्ता के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई थी, जिसमें शासन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एवं शक्ति का एकमात्र पुंज अथवा स्रोत मुगल सम्राट हो गया था। प्रशासन की समस्त गतिविधियों पर मुगल सम्राट द्वारा नियंत्रण रखा जाता था और इसके लिए वह अपने जो उसके कर्मचारी थे, उसके अधिकारी थे, उन पर भी सावधानीपूर्वक निगरानी रखता था। प्रशासक के रूप में अकबर ने संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी शासन प्रणाली कायम की थी। उसने उसके काल में, उसके समय में संपूर्ण राज्य में एक जैसे सिक्के प्रचलित थे तथा कर वसूली भी एक ही प्रणाली से की जाती थी। परिणाम यह रहा कि मुगल शासन में संपूर्ण देश में, संपूर्ण हमारे भारत देश में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित हुई थी। शाहजहाँ ने भी अपने शासन काल में इस तरह से प्रारंभ व्यवस्था को पर पर्याप्त ध्यान दिया। उसने भी योग्यता के आधार पर नियुक्तियाँ की और शासन की जो सुविधा के लिए संपूर्ण साम्राज्य जो प्रांतों में विभक्त था, उन प्रांतों में उसने उच्च कोटि के प्रशासनिक क्षमता वाले व्यक्तियों को उसने नियुक्त किया। और शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, जो भी मुगल काल का जो अंतिम बादशाह था, उसने भी अपने शासन प्रबंध की दृष्टि से एक संपूर्ण शासन को, संपूर्ण राज्य को 21 सूबों में बांट रखा था और हर सूबा एक सूबेदार के अधीन रहकर अपना शासन कार्य करता था। जो अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की थी, जिसे जहांगीर तथा शाहजहाँ ने मामूली परिवर्तनों के साथ कायम रखा था, वह प्रशासनिक व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। जो मुगल जो प्रशासन था, वो संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था, सैन्य आधारित प्रशासनिक व्यवस्था अकबर द्वारा स्थापित की गई थी। और इसके अंतर्गत जो प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी होता था वो सेना का भी अंग होता था। मुगल प्रशासन की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, जैसे अकबर ने स्थापित किया था, वह थी मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका उदाहरण भारत के अलावा या मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के अलावा मनसबदारी व्यवस्था का कहीं उदाहरण नहीं मिलता है। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1574 ईस्वी में किया था और इसके साथ साथ ही प्रशासन का भी उसने सुधार प्रारंभ किया था। मनसब
अकबर द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था स्थापित की गई उसके अंतर्गत मनसब एक पद का नाम हुआ करता था और इस पद की अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी। अ, जो अ, जो मनसबदार की जो जात और सवार की व्यवस्था अकबर द्वारा स्थापित की गई थी, इसमें जात की जो पदवी होती थी वो किसी व्यक्ति की हैसियत की सूचक होती थी और उसका जो वेतन था वो भी उसके इसी के आधार पर निर्धारित की होता था। मनसबदार के अंतर्गत 10 से लेकर 10,000 तक के मनसब के 66 वर्ग हुआ करते थे। अकबर के समय में 5,000 तक की मनसबदारी की पदवी राजकुमारों को दी जाती थी। अकबर के समय में मनसबदारी व्यवस्था के 33 वर्ग हुआ करते थे, जो औरंगजेब के समय तक 66 प्रशासनिक वर्ग तक पहुंच गए थे। मनसबदारों की जो जात और सवार की व्यवस्था थी, वह जात का पद व्यक्ति की हैसियत बताया करता था और इसके अनुसार उसको वेतन मिला करता था। मुगल काल में जो केंद्रीय प्रशासन जो मुगल काल के में मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हमें उसको 3 स्तरों पर हम उसको समझ सकते हैं। पहला स्तर है मुगल काल का केंद्रीय प्रशासन, दूसरा स्तर है मुगल काल में प्रांतीय शासन और प्रशासन, और जो तीसरा स्तर है वह है मुगल काल में स्थानीय शासन। तो मुगल काल में अगर हम केंद्रीय शासन की बात करें तो केंद्रीय शासन में समस्त शक्तियाँ जहाँ केंद्रीभूत थी वो बादशाह के हाथों में केंद्रीभूत थी। बादशाह ही मुगल सम्राट का सर्वे सर्वा हुआ करता था, समस्त राज्य का सर्वे सर्वा हुआ करता था। मुगल सम्राट अत्यंत असीम शक्ति संपन्न हुआ करता था। शासन की समस्त शक्तियाँ मुगल सम्राट में ही केंद्रीभूत थी। मुगल सम्राट साम्राज्य का प्रधान होने के साथ साथ सेना का प्रधान सेनापति हुआ करता था, न्याय का मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और धार्मिक क्षेत्र का प्रधान भी मुगल सम्राट ही हुआ करता था। मुगल सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई थी और सभी मंत्रियों की नियुक्ति बादशाह के द्वारा ही की जाती थी। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो मंत्री जो नियुक्त किए जाते थे वो मंत्री निम्न प्रकार के हुआ करते थे। सबसे बड़ा जो पद था मंत्री का वह कहलाता था प्रधानमंत्री, जिसे वकील भी कहा जाता था। मुगल बादशाह के बाद प्रधानमंत्री और वकील का पद ही सबसे बड़ा पद हुआ करता था। उसके पश्चात दीवान और वजीर का पद हुआ करता था। दीवान और वजीर यह राजकोष विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। सेना विभाग के अध्यक्ष को मीर बख्शी कहा जाता था और घरेलू विभाग के अध्यक्ष को खान ए सामा कहा जाता था। न्याय विभाग और शिक्षा विभाग का अध्यक्ष सद्र ए सुदूर कहलाता था। तोपखाने का अध्यक्ष मीर आतिश कहलाता था और न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए कार्य करने वाला पदाधिकारी काजी उल कुजात कहलाता था। जो डाक विभाग का अध्यक्ष था उसे दरोगा या डाक चौकी कहते थे। यह डाक विभाग के अध्यक्ष के रूप में काम करता था। अगर मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की हम बात करें तो मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय शासन व्यवस्था की हम बात करें तो प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुगल काल में साम्राज्य को अनेक प्रांतों में बांटा गया था। उस समय प्रांत को सूबा कहा जाता था। जो सूबा का जो मुख्य अधिकारी होता था वह सूबेदार कहलाता था और सूबेदार की नियुक्ति मुगल बादशाह द्वारा की जाती थी। सूबेदार की नियुक्ति और पद से उसको हटाया जाना सम्राट के ऊपर निर्भर करता था। सम्राट उसे कभी भी अपने पद से हटा सकता था। सम्राट की इच्छा के अनुसार ही, आदेश के अनुसार ही सूबेदार को कार्य करना होता था। सूबेदार का प्रमुख कार्य होता था प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखना, शांति व्यवस्था की स्थापना करना और शाही आज्ञाओं का पालन करना। मुगल बादशाह कभी भी सूबेदार को उसके पद से हटा सकता था या उसका तबादला कर सकता था। सूबेदार की सहायता के लिए दीवान हुआ करता था जो सूबेदार का सबसे प्रमुख अधिकारी होता था। दीवान की नियुक्ति भी सम्राट के द्वारा ही की जाती थी। दीवान सूबेदार को उसके कार्यों में सहायता करता था और प्रांत की समस्त गतिविधियों की सूचना सम्राट के पास भेजने का, केंद्र में भेजने का कार्य
दीवान द्वारा किया जाता था। इनके अतिरिक्त दीवान और के अतिरिक्त जो सूबा है उसके प्रमुख अधिकारी निम्न हुआ करते थे, जिसके अंतर्गत जो सबसे प्रमुख अधिकारी था वह सदर कहलाता था। जो सदर वह दान विभाग का अध्यक्ष होता था और इसकी नियुक्ति भी बादशाह द्वारा, मुगल सम्राट द्वारा, मुगल बादशाह द्वारा ही की जाती थी। सूबेदार का प्रमुख अधिकारी, सूबे का प्रमुख अधिकारी, अन्य प्रमुख अधिकारी आमिल कहलाता था और आमिल का प्रमुख कार्य था माल गुजारी वसूल करना। अन्य प्रमुख अधिकारी था बख्शी, जिसका कार्य था कृषि योग्य भूमि से होने वाली आय और व्यय का विवरण रखना और इसे मुगल बादशाह के पास भेजना। पोतदार का कार्य किसानों से लगान वसूल करने का कार्य था। फौजदार भी हुआ करता था। फौजदार की नियुक्ति सूबेदारों के द्वारा की जाती थी। इनका फौजदार का प्रमुख कार्य था प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखना। एक प्रांत में कई फौजदार हुआ करते थे और इन समस्त फौजदार इस प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करते थे। प्रत्येक नगर में एक कोतवाल हुआ करता था। इस कोतवाल की प्रमुख जिम्मेदारी यही थी कि वह नगर में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मुगल काल में स्थानीय प्रशासन की बात करें तो मुगल काल में प्रांत को 3 भागों में बांटा गया था: सरकार, परगना और ग्राम। एक सूबे में कई सरकार होती थी। सरकार जो वर्तमान काल में हम बात करें तो वर्तमान काल में जो जिला है और जो मौर्य काल में, गुप्त काल में विषय कहलाता था, उसको मुगल काल में सरकार कहा जाता था। सरकार वर्तमान काल के जिले के ही समान था। इसका प्रमुख अधिकारी वर्तमान काल के जिलाधीश की तरह मुगल काल में फौजदार हुआ करता था। फौजदार की सहायता के लिए एक अमल गुजार होता था। अमल गुजार फौजदार की सहायता करते हुए लगान इकट्ठा करने में फौजदार की सहायता किया करता था। सरकार को कई परगनों में बांटा गया था। परगने का मुख्य अधिकारी सिकदार कहलाया करता था। सिकदार की प्रमुख जिम्मेदारी थी कि परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखे। परगने में लगान इकट्ठा करने के लिए सिकदार की सहायता के लिए आमिल नामक अधिकारी होता था। आमिल की सहायता के लिए परगने में कई कानूनगो होते थे जो आमिल की कर इकट्ठा करने में, लगान इकट्ठा करने में सहायता किया करते थे। कानूनगो की सहायता के लिए कई पटवारी हुआ करते थे। यह इस तरह से परगने में पटवारी, कानूनगो, आमिल की सहायता से सिकदार के द्वारा परगने का शासन चलाया जाता था। मुगल काल में भी शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम ही थी। ग्राम मुगल काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसका प्रमुख अधिकारी मुकद्दम कहलाता था। मुकद्दम ग्राम का मुखिया होता था और लगान इकट्ठा करने में, ग्राम में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्य करता था। मुकद्दम की सहायता के लिए जो गांव का दूसरा प्रमुख अधिकारी था वह पटवारी कहलाता था। पटवारी लगान वसूल करने का पूरा विवरण अपने पास रखता था और इसके लिए रजिस्टर भी बनाता था। इस तरह से मुगल काल में स्थानीय शासन संचालित हुआ करता था। धन्यवाद।